नमस्कार। जोड़ों का दर्द जाड़ों में इस श्रृंखला के छठे एवं आखिरी एपिसोड के लिए हम लोग फिर से चलते हैं अपने हृदय पसंद डॉक्टर राधेश्याम जी के पास और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानते हैं। नमस्कार बॉस। नमस्ते सर। बॉस, ठंड खत्म हो रही है, उसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन शब्द ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके बारे में आज हम लोगों को पूरी जानकारी आपसे लेनी है। जी सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि सबसे कॉमन है और बुजुर्गों में होने वाला सबसे ज्यादा दिखने वाला, तो इसमें जब भी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती होगी, या गठिया का नाम जैसे ही लेते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि एक कोई महिला जो बुजुर्ग है वो थोड़ा सा आगे को झुक के वो चल रही हैं और उनके दोनों घुटने एक दूसरे से दूर दूर हैं और बतख जैसे मतलब कभी इस पार कभी उस पार झूलते हुए चलती हैं, तो देखने में उसी तरीके से उनकी चाल रहती है। तो उसको देख के आप दूर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उक्त व्यक्ति जो है उनको गठिया के होने की संभावना ज्यादा है। तो अब बात आती है कि गठिया को जो हम डिफाइन करेंगे तो गठिया होती क्या है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कर रहे हैं। तो जब इसकी बात आई तो इसमें जो है होता क्या है कि लंबे समय से ये जो है दिक्कत शुरू होती है और जिसको हम अगर मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो उसको क्रॉनिक डिजीज कहेंगे। क्रॉनिक डिजेनरेटिव चेंजेस जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, मतलब लंबे समय तक होने वाले जो बदलाव है आपके जोड़ों में, उसको हम गठिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जोड़ों के जो कार्टिलेज वाली परत होती है वो धीरे धीरे मुलायम पड़ती है और उसका जो विन्यास है यानी कि उसका जो संरचना है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंस है, वो धीरे धीरे करके छत विच्छत हो जाता है, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है। अब उसके बाद होता है कि जब ये एक प्रोसेस होती है तो शरीर का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से तो वहां पे जहाँ पे जोर ज्यादा पड़ रहा है या घिस रहा है कार्टिलेज, उसके नीचे जो है छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं और हड्डियां जो है मोटी हो जाती हैं और आखिर में चलकर जो जोड़ के सिरे होते हैं, हड्डियों का जो सिरा होता है उस पर ऑस्टियोफाइट यानी कि हड्डी या जो है कार्टिलेज वो दोनों बनती हैं। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन इसकी वजह से दर्द भी होता है। तो इस तरीके से हम गठिया को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो बॉस जैसे गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसका कारण क्या होता है, क्यों ये बीमारी भी पैदा होती है? अगर गठिया के कारणों पे जाएं तो उत्पन्न कैसे हो रही है, इसके आधार पर हम गठिया को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो प्राथमिक होता है जिसमें सीधे सीधे दिखता है कि कोई कारण नहीं है, लेकिन जो कारण होता है उसको सिर्फ लंबे समय से जैसे जिसकी एज ज्यादा हो जाए तो वो एक कारण सिर्फ होता है। और द्वितीय गठिया जो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें आपको सीधे सीधे कारण दिखेगा, जैसे किसी को चोट लग गई या किसी के इन्फेक्शन हो गया, किसी के जोड़ों के आसपास सर्जरी हुई, तो इसकी वजह से गठिया हो सकता है, इसको द्वितीय कहते हैं। और अगर मतलब कारण की बात करें तो कारण होता ये है कि जो आपकी कार्टिलेज होती है जोड़ों में, उस पे अनड्यू स्ट्रेस होता है और उसके रिपेयर की जो प्रोसेस होती है वो भी साथ में चलती है, तो दोनों का मिसमैच हो जाता है। मतलब जितना जोर पड़ रहा है, तनाव उस पर पड़ रहा है कार्टिलेज पे, और उसको रिपेयर करने का जो शरीर का क्षमता है वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके कार्टिलेज डैमेज होते हैं और गठिया की बीमारी हो जाती है। जी ठीक। तो बॉस, यदि कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज आता है, गठिया का मरीज आता है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्या लक्षण? जी, गठिया की पहचान के लिए जब कोई पेशेंट आता है तो आप कई चीजें उसको देख सकते हैं। पहली तो ये है कि आप एज देखेंगे, एज जो है 40 या 40 से ऊपर की एज होगी, 40 वर्ष, ठीक है। और ज्यादातर इसमें प्रभावित जो पेशेंट होते हैं उसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा होती है, और जो है कि ये धीरे धीरे करके उसमें दर्द होता है, कभी होगा और कभी नहीं होगा, जो शुरुआती लक्षण होते हैं। अच्छा। तो जैसे दर्द हुआ, कुछ दिन रहा और कुछ दिन बीच में एकदम से समाप्त हो जाएगा, और लेकिन ये बढ़ता है, धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा, और आराम करने पे जोड़ों का दर्द कम हो जाता है, और जब वो चलेंगे फिरेंगे यूज करेंगे जोड़ों का तो दर्द बढ़ता है। लेकिन अगर आराम कर ले रहे हैं तो उसमें जोड़ों में अकड़न भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से लक्षण होते हैं जो शुरुआती अवस्था में होते हैं, लेकिन जब ये प्रोग्रेसिव हो जाती है, धीरे धीरे करके बढ़ जाती है,
इसमें होता यह है कि सूजन बढ़ जाएगा, टेढ़ापन आएगा और छूने पर भी दर्द होता है, और चलने में जोड़ों में आवाज कड़कड़ की कभी आती है तो कभी दूसरे तरीके के साउंड होते हैं, कभी तो सिर्फ मरीज को ही चलने की वजह से सुनाई पड़ते हैं, और जब ज्यादा दिक्कत होती है तो आसपास लोगों को भी कभी कभार पता चलता है। और जब ज्यादा जैसे लंबी, क्योंकि लंबे समय की बीमारी है तो होता है कि आसपास की मांसपेशियां उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, तो मांसपेशियां भी पतली हो जाती है, एट्रोफी ऑफ मसल्स हो जाती है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं जो कि जोड़ों में होते हैं। और आखिरी स्टेज में जाके जब विकृति ज्यादा हो जाती है तो बहुत दूर दूर घुटने हो जाते हैं और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो वो बत्तख जैसी चाल जो आप कह रहे थे, बत्तख जैसी चाल, बत्तख जैसी चाल फिर हो जाती है जी। तो बॉस, जैसे अमूमन हर बीमारी में दिखाई पड़ता है कि कुछ बीमारियों के टाइप होते हैं या प्रकार होते हैं, तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी प्रकार होते हैं? जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पॉलीआर्टिकुलर मतलब होता है कि जिसमें कम जोड़ इन्वॉल्व हो, एक आधा जोड़ इन्वॉल्व हो, एक या ज्यादा दो जोड़ प्रभावित होते हैं, तो उसको विज्ञान की भाषा में पॉलीआर्टिकुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और दूसरे प्रकार की होती है पॉलीआर्टिकुलर, जिसमें मतलब कई जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। कई जोड़ का मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपके दोनों घुटने में है, दोनों कूल्हे में है, और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट जो होता है दोनों हाथ में, ये जब कई जोड़ एक साथ प्रभावित हो जाए तो उसको पॉलीआर्टिकुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक और होता है असामान्य गठिया, मतलब एबनॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस। एबनॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है ऐसे जोड़ जो कि यूजुअली नहीं प्रभावित होते हैं, उनका प्रभावित होना ही ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एबनॉर्मल कहा जाता है। उसमें कंधा है, कोहनी है, कलाई है और टखने के जोड़ है, मतलब शोल्डर है, एल्बो है, एंकल जॉइंट है। ये बहुत आखिर में या कभी बहुत ही रेयरली प्रभावित होते हैं, तो इनको असामान्य ऑस्टियोआर्थराइटिस के संज्ञा में रखा जाता है। तो बॉस, जब कोई गठिया का मरीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज आता है तो उसको पकड़ने के लिए क्या क्या जांचें कराई जाती हैं? सामान्यतः चूंकि ये उम्र के बढ़ने के साथ बीमारी होती है, तो अगर हम मतलब जांच की बात करें तो एक सिंपल एक्सरे, प्लेन रेडियोग्राफ, एपी और लेटरल व्यू करा के हम देख लेते हैं। और लेकिन चूंकि उम्र ज्यादा है तो ऐसे दशा में तो हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी है, शुगर की जांच है, उसके लीवर, किडनी, इसकी भी जांचें करवा के देख लेते हैं, थायराइड की भी जांच करवा के देख लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई और बीमारी हो जो साथ में उस चीज को प्रभावित कर रही हो, कि प्रभावित कर रही हो और एग्जैगरेट कर रही हो, दोनों मतलब बढ़ा भी सकती है, तो दूसरी बीमारियां जो है इसको प्रभावित करती हैं। तो ये भी देखना जरूरी है। और सिंपल एक्सरे जब हम करवाते हैं तो उसमें जो जो चेंजेस आते हैं, जैसे जोड़ों के बीच में जगह कम हो जाना, जोड़ों में विकृति आ जाना, मतलब टेढ़ापन होता है, ओस्टियोफाइट्स जो बन जाते हैं, या जो है कि जैसे कार्टिलेज के जो नीचे जो मतलब कैविटी बन जाती है, तो ये सब सारी चीजें उसमें दिखते हैं। तो इससे हम आपके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको हम पकड़ लेते हैं, तो उससे हम पता लगाते हैं कि उसको गठिया है। अब जो अगर बहुत एडवांस जांचें करवाने की बात है तो आप सीटी स्कैन और एमआरआई करवा सकते हैं। अच्छा जी। कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं बहुत ऐसे मरीजों का? तो नहीं, ऐसा कोई खास टेस्ट नहीं होता है कि इसको हम कहें कि गठिया है। तो ये बस रूटीन जांच इसलिए करवाते हैं कि इसके साथ कोई और शारीरिक दिक्कत हो तो वो समझ में आ जाए, सिस्टेमिक डिजीज हो तो समझ में आ जाए, तो साथ साथ दोनों का ट्रीटमेंट चलता रहता है। अब बॉस, हम लोग अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट दर्शकों को उसी चीज का अंदाजा रहता है कि उपचार, सारी चीजें हो गई, तो अब उपचार के पास उसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी, शुरुआती अवस्था में इसका जो इलाज होता है उसमें तो जैसे जोड़ों की सिंचाई होती है और जोड़ों के एक्सरसाइज के लिए बताया जाता है, उसमें घुटनों के जो है एक्सरसाइज होती है। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो मोम की सिंचाई करते हैं, टेंस की थेरेपी कर सकते हैं, और जो है कभी कभी डायथर्मी का यूज होता है। तो ये जो है बेसिक जो है इलाज में शुरुआती में कर सकते हैं। अब घर में आप उपचार की बात करें तो हम घर में क्या कर सकते हैं, तो घर में जो सबसे सिंपल उपाय है वो ये है कि आप नमक पानी गुनगुना करिए, तौलिया भिगो के निचोड़िए और उस तौलिया से लेकर 10 से 15 मिनट तक सिंचाई करें
और जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाती है आप उसको बेहतर तरीके से सीखिए और घर में करिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जोड़ों को बचाव करने के लिए घर में बहुत ज्यादा घुटने के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करिए। अब नॉर्मल यूज करने से बचिए कि बहुत एक अलग तरीके से, जैसे घुटने पे बहुत ज्यादा जोर दे के आप खड़े नहीं होइए, या बार बार घुटने के इस्तेमाल करने की जो एक्सरसाइजेज हैं या जैसे कोई वर्क है आप उसको कोशिश करिए कम करें। तो और अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप बिल्कुल कोशिश करिए कि आपका वजन घटे, क्योंकि सारा वजन फिर जोड़ पे पड़ता है और उसकी वजह से गठिया का थोड़ा सा मतलब जो प्रोग्रेस है वो भी तेज होता है। और जब आप कम वजन कर लेते हैं तो आपको रिलीफ अपने आप मिलता है। और एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छा आराम देता है और बहुत लंबे समय तक आराम देता है। जब ऐसे पेशेंट्स को जिनका किसी वजह सर्जरी नहीं पॉसिबल है कि आपके जोड़ बदले जाए, तो उसमें जो है एक्सरसाइज ही बहुत अच्छे से वो करता है। अब उसके बाद फिर बचता है, तो जैसे अगर डिफॉर्मिटी हो रही है तो कुछ ऑर्थोटिक्स आते हैं जो कि घुटनों में लगाए जाते हैं। और सबसे मतलब जो कॉमनली यूज होता है नी कैप होता है यूज, तो नी कैप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रेस आते हैं जो कि डिफॉर्मिटी को करेक्शन के लिए थोड़ा सा यूज होते हैं, तो कई दफा उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है। अब इसके बाद जब गठिया की जो प्रोग्रेस है और आगे बढ़ जाती है तो उसमें कुछ सर्जरी होती है, उसको करते हैं। उसमें जैसे जो जोड़ का अलाइनमेंट है, जैसे आपकी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में जो अलाइनमेंट गड़बड़ होगा तो उसके लिए छोटी सर्जरी करते हैं। तो उसमें जो है हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी करके जोड़ का अलाइनमेंट सही करते हैं। और बहुत दफा तो सिर्फ इतना करने से ही मरीजों को बहुत ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि उनका जो अलाइनमेंट गड़बड़ होता है आपने सही कर दिया। फिर आर्थोस्कोपिकली डिब्राइडमेंट की बात होती है, तो आर्थोस्कोप डाल के उससे जो उसमें जितने भी एंजाइम वगैरह जो ऑस्टियोफाइट्स हैं और लूज बॉडीज हैं उसको जो है उसमें से निकाल दिया जाता है। तो जोड़ों का, और जहाँ पे मतलब लग रहा है कि इसको क्लियर कर देने से जोड़ों का जो है बढ़िया हो जाएगा, तो डिब्राइडमेंट जो आर्थोस्कोपिकली डिब्राइडमेंट होता है, छोटी सर्जरी होती है लेकिन इससे रिलीफ बहुत बढ़िया हो जाता है। इंटरमीडिएट जब मतलब कि बहुत न शुरुआती है और न तो बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच गया है जोड़, तो इसमें किया जाता है। अब जब टेढ़ापन बढ़ जाए या दिक्कतें ज्यादा हो जाए और पेन किसी भी रूप में आपको आराम नहीं दे रहा, तब तो फिर लास्ट रिसोर्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज ओनली सर्जरी। तो सर्जरी दो तरीके की होती है। तो एक तो जो जोड़ खराब हो गए हैं उनको बदलना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे इम्प्लांट आ रहे हैं, बहुत सी ढेर सारी कंपनीज हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो कि बहुत अच्छे इम्प्लांट दे रही हैं। तो उससे जो है जोड़ों को बदला जाता है। तो उससे जो जोड़ों की सतह खुरदरी हो गई है और अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, तो जोड़ों को खुरदरा सतह भी उससे सही हो जाता है और जो अलाइनमेंट मतलब जो टेढ़ापन आ गया है उसमें उसको सीधापन में ले आके रखते हैं, जो कि नॉर्मल एनाटॉमी जो है उसके करीब होती है। तो इस तरीके से पेशेंट की दोनों तरीके से समस्या हल हो जाती है। अगर किसी भी वजह से बड़ी सर्जरी, चाहे वो इकोनॉमी की वजह से या जो है कि उनकी मेडिकल हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, तो बड़ी सर्जरी नहीं संभव है, तो उसमें जोड़ों का समापन कर दिया जाता है कि जो खुरदरी सतह है दोनों इंड के उसको निकाल के और हड्डी को उसके एक दूसरे के समीप रख के कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि अलाइनमेंट सही हो जाता है और दर्द चला जाता है। बस एक ही दिक्कत होती है कि जोड़ जो है फ्यूज हो जाता है, तो अब उसके साथ जीना सीखना पड़ता है, तो पेशेंट थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्योंकि इसमें आपका जो विकृति थी विकृति खत्म हो गई, अलाइनमेंट बढ़िया हो गया, पेन खत्म हो गया और चाल बढ़िया हो गई। इतनी सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। तो आज के समय में अगर हम बात करें कि बेस्ट ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द बेस्ट मोडेलिटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे जैसे उन्नत तकनीकी, उन्नत विधा, उन्नत सामान, कुशल डॉक्टर, इस तरह जैसे जैसे उसमें चीजें बढ़ती जाती हैं, जटिलताएं होती जाती हैं और एडवांसमेंट होता जाता है, उसी हिसाब से उसके दाम में कम ज्यादा का वो होता है। और हमारी सलाह ये रही, डॉक्टर साहब की भी यही सलाह कि कभी भी किसी इस तरह की कोई समस्याएं आए तो एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही अपना उपचार कराएं, ऐसे कहीं पे नहीं कराना चाहिए। और
यदि प्रयागराज में है तो डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में अपनी सेवाएं देते हैं। मन में कोई जिज्ञासा इस वीडियो के बाद भी अगर आती है तो डॉक्टर साहब का नंबर नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप डॉक्टर साहब को संपर्क कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बॉस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और ये जोड़ों का दर्द जाड़ों में तो अब समाप्त हो रहा है। बॉस अब आखिरी उसमें पड़ाव में हम यही चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ टेक होम मैसेज दीजिए बॉस। जी दोस्तों, आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जोड़ों का दर्द जो है सिर्फ जाड़ों में ही नहीं होता है, तो वो किसी भी मौसम में हो सकता है। लेकिन जोड़ों का दर्द जो जाड़ों में हम लोगों ने सीरीज इसलिए बनाया क्योंकि इस मौसम में जोड़ों का दर्द ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें अपने जोड़ों का, और जब भी कोई समस्या हो आप अपने नजदीकी एक अच्छे डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। साथ में जो उनको सलाह दी जाती है उसको कोशिश करें कि आप अच्छा सा पालन करें, जिससे कि आप अपने जोड़ों का जो है बेहतर और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। आपके जोड़ आपके साथ हैं तो आप जुड़े रहेंगे लोगों के साथ। तो यही टेक होम मैसेज है हमारा आपके लिए कि आप अपने जोड़ों को स्वस्थ रखिए, जिससे कि आपकी जिंदगी में चाल बनी रहे, यानी मोबिलिटी बनी रहे। अगर मोबिलिटी नहीं है तो आपके मन में ढेर सारी अवसाद भी आ सकता है और आपकी जिंदगी एक जगह पे स्थिर हो सकती है। तो अगर आप जिंदगी को चलाना चाहते हैं, जिंदगी में चलते रहना चाहते हैं, तो आपके लिए अपने जोड़ों को देखभाल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अपने जोड़ों को देखभाल करिए और जिंदगी को चलाएमान रखिए। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और यही टेक होम मैसेज है आपके लिए। बहुत बढ़िया बॉस, और हमारे दर्शकों को और हम सभी को चलाएमान रखने के लिए जो जानकारी थी बहुत ही अच्छी रही बॉस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। धन्यवाद।